हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ई वेक्टर और बी वेक्टर को किस तरीके से हम वन डायमेंशनल वेव और थ्री डायमेंशनल वेव के रूप में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसके लिए ई वेव वन डायमेंशनल केस। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वेव को हम नॉर्मली लिखते हैं ई एक्स टी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, इसलिए इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो कुछ इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है और इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हम एक साइन वेव के रूप में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं ई एक्स टी इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर जो अलग अलग टर्म है इनको हमें बताना आवश्यक है। ये आपका एम्पलीट्यूड पार्ट है, थोड़ा सा ये हाई जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सिमेट्रिकल नहीं बनाया है थोड़ा सा, अदरवाइज़ ये जो ऊंचाई रहेगी ये सेम रहेगी। तो ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा और ये प्लस ए, और ये पार्ट भी आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा और इसको हम कह सकते हैं माइनस ए। नाउ इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, यानी वेव आपकी इस डायरेक्शन में आगे जा रही है तो ये आपका एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। और टाइम के साथ ये आगे बढ़ती है तो एक्स डायरेक्शन में ही ये टाइम के साथ आगे बढ़ेगी। ओमेगा और के जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है। के को हम लिखते हैं 2π/λ, यानी कोई भी तरंग होती है, कोई भी वेव होती है तो उसकी एक वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य अवश्य होती है। तो के जो है ये 2π/λ से दिया जाता है और ये भी एक वेक्टर होता है। के भी सामान्य तौर पर एक वेक्टर होता है जो कि तरंग संचरण की दिशा को बताता है, यानी कि तरंग किस दिशा में आगे जा रही है वो के से भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो के है ये एक्स दिशा के लिए हम इसको के एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ही केवल वेव जा रही है, इसलिए के को जो है हम के एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और ओमेगा जो है ये आपका कोणीय फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि कोणीय वेग हम इसको बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये आपकी वेव्स की प्रॉपर्टी है। इसमें अब एक चीज़ और है कि जैसा मैंने कहा यहाँ पर कि ये वेव्स जो होती है ट्रांसवर्स होती है तो हम एक प्लेन वेव डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। प्लेन वेव यानी कि एक ऐसी वेव जिसका ये जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड एक विशेष दिशा में होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये वेव एक्स दिशा में जा रही है और ये जो दिशा है आपकी वाई दिशा है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो वाई दिशा में होगा। तो यहाँ पर हम एक साइन लगा देंगे वाई कैप। ये यह दिखाएगा कि ये जो तरंग हमने लिखी है ई एक्स टी ये आपकी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इसका वेव वेक्टर के है, इसकी कोणीय आवृत्ति कोणीय वेग इसका ओमेगा है और इसका जो पोलराइजेशन है या जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो वाई डायरेक्शन में है। तो ये तो हो गया आपका वन डायमेंशनल केस। अब इसी को हम जो तरंग है उसको अगर हम ये कहें कि ये एक्स डायरेक्शन में नहीं जा रही है, मान लीजिए वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इसको लिखेंगे E इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स की जगह लिखेंगे हम इसको के वाई माइनस ऑफ ओमेगा टी।
और ये हो जाएगा आपका वाई टी। अब चूंकि ये वाई दिशा में जा रही है तो यहाँ पर हम जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो प्लेन वेव के लिए किस दिशा में है, तो उस एम्पलीट्यूड को हम या तो एक्स दिशा में मान सकते हैं या फिर जेड दिशा में मान सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमने y दिशा मान लिया था क्योंकि डायग्राम में हमने y बताया है, अदरवाइज़ हम इसको y में भी ले सकते हैं और हम इसको z दिशा में भी ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई वेव है आपकी जो कि z दिशा में ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, साइन ऑफ के जेड इंटू जेड माइनस ओमेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स दिशा में हो सकता है या फिर वाई दिशा में हो सकता है, जेड दिशा में नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब थ्री डायमेंशनल के लिए हम कैसे लिखेंगे? थ्री डायमेंशनल से हमारा मतलब है कि जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन है। तो रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास में जो तरंग आएगी उसके अंदर आपके तीनों कंपोनेंट रहेंगे दिशा के, एक्स वाई जेड, और वेव ट्रेवल कर रही है इसलिए टाइम भी रहेगा। तो मान लीजिए कि जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, तो यहाँ पर जब इस तरह की तरंग को हम लिखेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार की तरंग को लिखने के लिए हमें इसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जब इस प्रकार की तरंगों को हम लिखते हैं तो हम इसको या तो इस तरीके से लिखें कि साइन ऑफ के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम e टू द पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा आसान रहता है गणितीय रूप से, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ऑफ ओमेगा टी। अब आप कहोगे कि यहाँ पर मैंने r लिख दिया है और यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड लिखा है, तो ये थ्री डायमेंशनल कैसे हुई? तो जानने के लिए हम ये जानते हैं कि जो r होता है उसको हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, और इसे हम x, y और z इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि r के अंदर x, y और z तीनों हैं शामिल, तो ये हमारा r लिखना, या यहाँ पर चाहे तो आप इसको r वेक्टर से भी रिप्लेस कर सकते हो, r t से। ओके, तो k और r का यहाँ पर क्या मीनिंग है? तो जैसा कि हमने कहा k जो है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताता है, तो वेव अगर रेडियल दिशा में जा रही है तो k भी जो है आपका तीन कंपोनेंट इसके होंगे, के एक्स आई, के वाई जे, के जेड के। इसलिए यहाँ पर जब हम k डॉट आर कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर, तो k डॉट आर को हम लिख सकते हैं के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड। तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो हमारे पास में जो फाइनल इक्वेशन आएगी थ्री डायमेंशनल वेव के लिए वो आएगी ई आर टी इक्वल टू ए ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपका थ्री डायमेंशनल फॉर्मेट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम इसी तरीके से बी एक्स टी लिख सकते हैं, बी वाई टी वन डायमेंशनल केस में लिख सकते हैं, और बी जेड टी भी हम वन डायमेंशनल केस में लिख सकते हैं।
और साथ ही साथ जैसा हमने ऊपर इक्वेशन लिखा है उसी तरीके से हम BRT भी लिख सकते हैं, A इंटू e⁻i kx x प्लस ky y प्लस kz z माइनस ऑफ ओमेगा t। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये जो एम्पलीट्यूड है a, इसको आप E0r लिख सकते हो, और यहाँ पर जो वेक्टर है एम्पलीट्यूड है इसको आप B0r लिख सकते हो। तो ये आपके 3 डायमेंशनल फॉर्मेट हो जाएंगे। लेकिन जब हम 1 डायमेंशनल वेव को लिखते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वेव के साथ में। प्रॉपर्टी क्या होती है तो इसको आप देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास में एक इक्वेशन है, 1 डायमेंशनल इक्वेशन वेव के लिए, ई वेक्टर के लिए, और उसको हमने लिखा है एक्स टी इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने मान लीजिए वाई डायरेक्शन में लिया है, यानी कि इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो वाई डायरेक्शन में है। तो इसको हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, बहुत रफ स्केल पर हम इसको बना रहे हैं। तो आप इसमें एम्पलीट्यूड जो है कहीं पर आपको कम ज़्यादा दिख सकता है, बट आप उसको इग्नोर करें। तो ये वेव है आपकी, और ये एम्पलीट्यूड आपका वाई कैप लिखा है हमने, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये आपका वाई डायरेक्शन में है। ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो a है, यानी कि ये जो हाइट है यहाँ पर, ये हाइट कितनी है, a के बराबर है। ओके, और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये लंबाई है, ये लंबाई आपकी कहलाएगी एक लैम्बडा, यानी कि एक वेवलेंथ। और ये जो डायरेक्शन जा रही है आपकी, ये डायरेक्शन आपकी कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये डायरेक्शन है आपकी x, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई किसके साथ में, E के साथ में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ साथ चलता है, और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लिखेंगे तो साथ साथ चलता है, यानी कि इसके भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो x ही होगी। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो मान लीजिए कि ये एम्पलीट्यूड E0 है, तो इसको लिखते समय हम थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अलग है। वो डायरेक्शन किस तरह से अलग है कि आपने यहाँ पर y डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन को लिया है, x डायरेक्शन ये डायरेक्शन है यहाँ पर, तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ये डायरेक्शन आप ले सकते हो z डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको आप इस ग्राफ के ऊपर देखो, ये डायरेक्शन आपकी y है, ये आपकी x है, और यहाँ पर जो पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, पेज के लंबवत डायरेक्शन है, वो है आपकी z डायरेक्शन। ओके, तो ये y, ये x, और पेज के लंबवत z डायरेक्शन। अब इस z डायरेक्शन के अंदर ही आपका जो पोलराइजेशन हो सकता है इसका वो हो सकता है, यानी कि इसका जो प्लेन है b के लिए वो z डायरेक्शन में हो सकता है, उसको हम y डायरेक्शन में नहीं ले सकते हैं और न ही x डायरेक्शन में ले सकते हैं। कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि सबसे पहले तो जो E होता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में है, y दिशा में, ठीक है। तो ये और इसके प्रोपोगेशन की दिशा, कौन सी दिशा है प्रोपोगेशन की, x दिशा। ये दोनों के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट y दिशा में है और वेव जा रही है आपकी x दिशा में। E के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ केवल हम, ठीक है। तो ये y दिशा है और ये x दिशा है और ये एंगल है आपका 90 डिग्री। दूसरा सेम प्रॉपर्टी होती है B के साथ में। B के साथ में प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन में है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, यानी z दिशा को हमने पेज के परपेंडिकुलर माना है और ये दिशा आपकी x दिशा है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि पेज के बाहर की तरफ आ रही है, मान लीजिए ये, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। या पेज के अंदर की तरफ ले रहे हैं तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से जो E और B है, E और B के जो प्लेन हैं वो भी आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए E का जो प्लेन है उसको हमने लिया है y डायरेक्शन में और B का जो प्लेन है उसको हमने लिया है z डायरेक्शन में, यानी y डायरेक्शन और z डायरेक्शन ये भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उसके लंबवत होता है। तो इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जब इस ग्राफ को फिर से बनाते हैं तो हम यहाँ पर B को भी साथ में बनाएंगे और इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में ये y डायरेक्शन है और यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है जिसको कि हमने x डायरेक्शन नाम दिया है, और मान लीजिए कि ये एक वेवलेंथ हमने बनाई है। ये आपका जो है E की डायरेक्शन है, ठीक है, y डायरेक्शन। जो E का डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन में है और B का डिस्प्लेसमेंट जो है, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो B का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि y जब पॉजिटिव है तो B को किस दिशा में लेना है और y जब नेगेटिव है तो B को किस दिशा में लेना है, यानी कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि E क्रॉस B, इसको आपको ध्यान में रखना है। E क्रॉस B जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में होगा। E क्रॉस B जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में होगा। तो यहाँ पर अगर y को हमने लिया है पॉजिटिव तो B जो है वो भी पॉजिटिव z दिशा में हमको लेना होगा। इस तरीके से ये जो है पॉजिटिव z की डायरेक्शन है, और इसी तरीके से अगर y नेगेटिव होता है तो B को भी जो है हमको नेगेटिव z डायरेक्शन में लेना होगा। तो ये आपका जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है z की और ये जो डायरेक्शन है आपकी नेगेटिव डायरेक्शन है z की, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो वेक्टर है E का वेक्टर और जो B का वेक्टर है वो आप शो कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और चीज़ ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने डायरेक्शंस को चेंज कर दिया मतलब कि हमने ये कहा कि सपोज़ आपकी जो वेव है वो z डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये y है। तो z डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर हमारा ये जो दिशा होगी ये आपकी E की दिशा होगी और ये जो दिशा होगी ये आपकी B की दिशा होगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने एक और वेव इक्वेशन ली है जिसमें हमने कहा है कि वेव की जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो आपकी y डायरेक्शन है और इसको हमने मान लीजिए x है
और इसको हमने मान लीजिए z है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास में जो E है उसको हमको इधर लेना पड़ेगा, जो E है उसको हमको इधर लेना पड़ेगा और जो B है हमको इधर लेना पड़ेगा, जिससे कि जब हम इसका E क्रॉस B जब हम लेंगे इसमें, तो हमारे पास में इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस में आएगी। इसका अगर हम इस तरफ लेंगे तो ये आएगी माइनस में, और इसको हमको पॉजिटिव वाई में लेना है कि वेव आपकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इस डायरेक्शन को आपको z लेना पड़ेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन को आपको z लेना पड़ेगा। ये डायरेक्शन आपकी E की हो जाएगी और ये डायरेक्शन आपकी x हो जाएगी, और इसको हम बोलेंगे B की डायरेक्शन। तो ये आपका E क्रॉस B जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जब भी हम किसी वेव इक्वेशन का ग्राफिकल निर्धारण करते हैं तो हमको उसका प्लेन देखना होता है वन डायमेंशनल केस में, यानी कि एक विमीय तरंग के लिए उसका समतल देखना पड़ता है कि उसका समतल या उसका ध्रुवण किस दिशा में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये दोनों ही आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और साथ में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।